नाज़रीन आदाब, मैं शहर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों के बारे में बताएंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियाँ बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज के हमारे जो टॉपिक उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो है रेवंत रेड्डी, जिन्होंने कल जो यहाँ पे जातीय सर्वे की बात हुई है उसमें जो रिपोर्ट पेश हुई उसके बारे में बात की है। वहीं अगर दूसरी खबर की बात करें तो वह है दिल्ली का चुनाव, जो कि आज हो रहा है। दिल्ली में आज जो है क्या बोलते हैं विधानसभा का चुनाव हो रहा है और इसमें हर पार्टी ने अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की हैं, जनता से वादे किए हैं। वहीं अगर तीसरी खबर की बात करें तो ये कि शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जहाँ भी हो ये जो नॉनवेज वाला है ये दुकानें बंद होनी चाहिए। इसको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें चली। वहीं अगर हम चौथी खबर की बात करें तो अमेरिका ने कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि 104, कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि जो है 205 लोगों को अमेरिका से हिंदुस्तान भेजा जो कि लीगल तरीके से वहाँ गए हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमर। शायद आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। शायद जिस तरह से कल जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में राज्य की ओर से की गई नई जाति सर्वे रिपोर्ट का सारांश पेश किया था, इसे एक वादा पूरा हुआ करार दिया गया है। साथ ही उन्होंने आगामी पंचायत और नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस के 42% टिकट पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को देने का भी वादा किया है, जब तक ये डेटा जो है संवैधानिक रूप से सुनिश्चित नहीं हो जाएगा। सीएम रेवंत रेड्डी ने कानून के मुताबिक पिछड़ा वर्ग को 42% आरक्षण देने के लिए संवैधानिक संशोधन की ज़रूरत बताई कि कानून के मुताबिक पिछड़ों को 42% आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें मिल जाएंगी। वहीं आरक्षण की सीमा 50% उन्होंने कहा है कि तेलंगाना कांग्रेस में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को 42% आरक्षण दिया जाएगा। साल 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बढ़ाकर 42% करने का वादा भी किया था। तो एक तरह से देखा जाए तो रेवंत रेड्डी ने अपना एक और वादा पूरा किया है, जिसको लेकर के उन्होंने बोला भी कि एक वादा हुआ पूरा। तो जिस तरह से शायद जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जिस तरह से हमने बात की थी, कल भी हम बात कर रहे थे कि कर्नाटका में भी जाति सर्वे की बात हुई और यहाँ पे भी जाति सर्वे का हुआ। इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकता है। देखिए, अगर हम जाति सर्वे की बात करें तो देखा गया शुरू से ही कांग्रेस का एक ये एजेंडा रहा जाति सर्वे को लेकर। अभी जिस तरह से तेलंगाना में जाति सर्वे हुआ है, इसमें खुद जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि इसमें जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको हम 42% आरक्षण देंगे। हालांकि अभी कुछ सराहन से कुछ हिस्सा इसका पेश किया गया है। वही हम आपको बता दें कि जब विधानसभा में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है तेलंगाना के, वो जब पेश कर रहे थे तो उस पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने ये कहा कि इस पर जो पूरी रिपोर्ट है उसको पेश करने की ज़रूरत है। तो अभी पूरी रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन जब रेवंत रेड्डी ने इस जो सर्वे को पेश किया उसके बाद उन्होंने बीआरएस और बीजेपी दोनों पर उन्होंने तंज कसा और उन्होंने ये कहा था कि इसी तरह से प्रतिबद्धता दिखाने और आगामी चुनाव में पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व करने के लिए समर्थन करने की उन्होंने बीआरएस और बीजेपी दोनों पर चुनौती दी। अगर हम सर्वे की बात करें तो इस सर्वे को लेकर ऐसा भी देखा जा रहा है, क्योंकि हम तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे आने वाले वक्त में निकाय चुनाव होने वाले हैं और कहा जा रहा है कि इस सर्वे के आड़ में अगर हम कहें कांग्रेस वो अच्छी जो यहाँ पे पंचायती चुनाव है उसमें भूमिका अदा कर सकती है। और अगर हम सर्वे की बात करें तो देखा गया कि शुरू से ही कांग्रेस का जो एक मैनिफेस्टो में ये अहम हिस्सा रहा और इसको लेकर रेवंत रेड्डी की बात करें, राहुल गांधी, दोनों ने भी बढ़ चढ़कर बात रखी और इसको लेकर वो कांग्रेस की बात करें तो वो अपनी एक कदम मजबूती तौर पर देख रही है। बिल्कुल सही। लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जातीय जनगणना, तो एक रिपोर्ट ये भी है कि तेलंगाना में जातीय जनगणना हुई, जिससे ये तो स्पष्ट हो गया कि कौन सी जाति की कितनी जनसंख्या है, लेकिन नौकरियों और संसाधनों पर किसका कब्जा है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। ऐतिहासिक रूप से कुछ जातियों की आर्थिक और राजनीतिक लाभ मिले हैं, जबकि अन्य जातियों को आगे बढ़ने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
जो मजबूत जाति होती हैं अक्सर देखा गया है कि वो अन्य जातियों को ऊपर कभी उठने नहीं देती, क्योंकि अन्य जातियाँ ऊपर उठकर उनके बराबर हो जाएंगी और उनका राजनीतिक वर्चस्व खत्म हो जाएगा। जिस तरह से हम हिंदुस्तान में बात करते हैं कि छोटी जाति बड़ी जाति का मसला चलता है, लेकिन अभी भी कई जगहों पे ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं कि जो छोटी जाति के लोग होते हैं उनको ऊपर उठने के लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऊपर उठने की तो दूर की बात है, अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि वहां पे कैसे निचली जाति का एक लड़का जो शादी में, खुद उसकी शादी हो रही है और वो घोड़े पे चढ़ गया, तो उसको घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया गया, उसको नीचे उतारा गया। तो अभी तमाम तरह की चीजें आ रही है और वही पॉलिटिकल, यही वजह है कि कांग्रेस भी बीजेपी पे, केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार जो कास्ट सर्वे उसको कराने से पीछे हट रही है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इसमें यह भी स्लोगन दिया गया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो तमाम तरह की बातें की जा रही है और अगर हम इस पे एक पक्ष की बात करें तो उनका यही कहना है कि हम उन तबकों को भी आगे लाना चाहते हैं जो तबका पीछे दबा हुआ है, और यही तभी मुमकिन हो पाएगा जब कास्ट सर्वे हो पाएगा। बिल्कुल सही। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। दिल्ली में 13,766 पोलिंग बूथ पर मतदान हो रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट और तमिलनाडु की रोड सीट के लिए भी उपचुनाव हो रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। वोटिंग से एक रात पहले ओखला से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया। देर रात अमानतुल्लाह खान के समर्थकों को ओखला विधानसभा में भीड़ जमा करने पर पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की। अमानतुल्लाह खान भी वहां पर मौजूद थे। ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस ने जैसे ही उनके 2 समर्थकों को पकड़ा, जिप्सी में बिठाया, अमानतुल्लाह खान आए और अपने 2 समर्थकों को पुलिस की जिप्सी से उतारकर लेके चले गए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी मिल्कीपुर के लिए आज जो है उपचुनाव हो रहा है। ये अयोध्या में पड़ता है जहाँ से बीजेपी हार गई थी अभी। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है। सपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि चुनाव आयोग तुरंत इस समाचार से जुड़ी तस्वीरों का संज्ञान ले कि अयोध्या की पुलिस मुल्कीपुर में मतदाताओं के ID कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं में डर पैदा करके मतदान को प्रभावित करने का लोकतांत्रिक अपराध है। जिस तरह इससे पहले भी हमने देखा था कि जब भी उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी पुलिस वालों ने लोगों के ID कार्ड चेक किए थे। कई लोगों को धमकियां भी दी गई थी कि अगर वोट डालने आओगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। इस तरह की चीज़ें चल रही, लेकिन हमारा चुनाव आयोग जो है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वो आता है, सिर्फ शायरी करता है और चला जाता है। जिस तरह से शायद दिल्ली में आज विधानसभा चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव के लिए हमने देखा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थी सबने बहुत मेहनत की है, चाहे वो MIM हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहाँ पे, या फिर BSP ने भी बोला है कि हमने भी अपनी अकेले सारे कैंडिडेट्स अपने खड़े किए सारी सीटों पे। जिस तरह से दिल्ली चुनाव को लेकर के जो चीज़ें चल रही थी, कांग्रेस पार्टी ज़्यादा एक्टिव हो गई। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से शायद वहाँ पे बीजेपी को फ़ायदा मिल सकता है। आपका ये आरोप है कि कांग्रेस और बीजेपी है वो दोनों इंटरनली पॉलिटिक्स करके आम आदमी पार्टी को वहाँ से हटाना चाह रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इंडिया गठबंधन में है, लेकिन फिर भी चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं। जिसको लेकर के उमर अब्दुल्ला ने कल ये भी बयान दिया है कि हम ये चाहते हैं कि दिल्ली चुनाव के बाद एक बार फिर से बैठ करके इंडिया दलों की बैठक हो और उसमें ये चीज़ें क्लियर हों कि कौन कहाँ पे किस तरह से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि आने वाले जो वक्त है उसमें अभी बिहार में चुनाव हो रहा है। बिहार में अगर एक तरह से देखा जाए तो RJD और कांग्रेस पार्टी एक साथ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो जिससे हमें जनता को आगे जब हम 2025 में जाएंगे या फिर आगे जब और चुनाव में जाएंगे तो हमें वहाँ पे जनता से जो हमने वादे किए थे वो कहीं ना कहीं फिर हमसे पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारा गठबंधन ने क्या किया। तुम्हारे गठबंधन की वजह से दिल्ली में अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के बारे में जिस तरह से बात की जा रही है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी के साथ जो है अलायंस करना चाहिए था। वहीं अगर इससे पहले की हम बात करें तो हरियाणा में भी चुनाव हुआ था, हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया था। एक तरफ आम आदमी पार्टी अपने आप को सबसे बड़ा मान के चल रही है,
आम आदमी पार्टी 10 साल से सत्ता में, और दिल्ली की हालत क्या हुई है ये वहाँ के लोगों की तरफ से तस्वीरें सामने आ रही हैं। उसमें यही सामने आ रहा है कि दिल्ली में पिछले 10 सालों में ज़मीनी लेवल पे काम कम हुआ है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि स्कूलों में अच्छा काम हुआ है, हेल्थ पे अच्छा काम हुआ है, लेकिन ज़मीनी लेवल पे बहुत सही काम नहीं हुआ। इससे क्या कहा जा सकता है कि ये जो चुनाव आज हो रहा है, 8 तारीख को इसके नतीजे आएंगे तो कुछ शॉकिंग होगा? देखिए, अगर हम दिल्ली की बात करें तो वैसे भी दिल्ली का जो इलेक्शन है इस बार काफ़ी रोमांचक हो गया है। अगर हम दिल्ली में वोटिंग की बात करें तो साउथ वेस्ट में जो है दिल्ली में सुबह 11 बजे तक 21.90% वोटिंग हो चुके हैं। वहीं पूरी दिल्ली की बात करें तो सुबह 11 बजे तक 19.95% वहाँ पे वोटिंग हो चुके हैं। अगर हम दिल्ली में मतदान की बात करें तो वहाँ पे अभी तक राहुल गांधी खुद वोटिंग कर चुके हैं, राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो भी वहाँ पे वोटिंग कर चुकी हैं, और भी बीजेपी के कई दिग्गज नेता हैं वो भी वोटिंग कर चुके हैं। अभी तक कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी भी वोटिंग करने जाएंगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि वो वहाँ पे पहुँचे। अगर हम अभी आपने अमरतुल्ला खान का जिक्र किया था, देखा गया कि एक रात पहले उनका सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ कि कैसे उनके कुछ समर्थक हैं और वो पुलिस से कुछ झड़प हो रही है। गाड़ी में उनके जो 2 समर्थक बैठे हुए हैं उनको गाड़ी से जो वहाँ के खुद विधायक रहे हैं अमरतुल्ला खान, वो उनको निकाल रहे हैं। इस पर अगर हम आरोप और प्रत्यारोप की बात करें तो अमरतुल्ला खान का ये कहना है कि वहाँ पे बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके तरफ से गाँव मोहल्ले में जाकर पैसे बांटे जा रहे थे, और उसका हमने विरोध किया। हमने पहले इसकी शिकायत कर चुके हैं। पुलिस प्रशासन की मिली भगत के साथ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो उनके समर्थन में वहां पे पैसे बांट रहे थे। उस चीज को हमने अपोज करने की कोशिश की, लेकिन बाद में हम पे एफआईआर दर्ज की गई है। वही अगर हम पुलिस की बात कहें तो उनका यह कहना है कि वहां पे आचार संहिता लागू है। उसके बावजूद जो अमरतुल्ला खान है, आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वो अपने 100 समर्थकों के साथ वहां पर जाकर चुनावी प्रचार कर रहे थे। तो ये पुलिस और आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अमरतुल्ला खान, उनके आरोप प्रत्यारोप है। वही अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके पहले भी हमने देखा कि जो उपचुनाव हुए वहां पर कैसे जो सपा के प्रमुख अखिलेश यादव वो खुद मीडिया का काम कर रहे थे। उनकी अगर हम सोशल मीडिया अकाउंट एक्स की बात करें तो वहां पर लगातार कई सारे पोस्ट आ रहे थे, जिसके बाद से उन पोस्ट को लेकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनमें प्रमुखता से दिखाई गई। इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान लिया, वहां के जो अधिकारी हैं वो भी संज्ञान लिए। अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के पुलिस पे आरोप लगाया हो कि वहां के जो वोटर है उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, किसी एक पक्ष को खुले तौर पर वोटिंग करने की अनुमति दी जा रही है। वही इस बार फिर से हुआ है कि वहां पे जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजित प्रसाद, उनका कहना है कि यहां पे गड़बड़ी करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, लेकिन जो मिल्कीपुर की जो जनता है वो हमारे साथ है। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल रहे जो कुछ वोटर्स हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें कि आज दिल्ली में विधानसभा के जो 70 सीट है वहां पे मतदान हो रहे हैं। इसी के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश है, दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा सीट पे, उस पे भी जो मिल्कीपुर सीट है वहां पे वोटिंग चल रही है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जब आज वोटिंग के बाद जब प्रवेश वर्मा से सवाल किया गया कि क्या क्योंकि उनका दावा ये था कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही, उनसे जब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो वो मुस्कुराए और जवाब कुछ नहीं दिए। तो शुरू से यही कैस लगाया जा रहा है कि शायद अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को छोड़कर अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो शायद जो रेस है मुख्यमंत्री चेहरे में प्रवेश वर्मा आगे हो, क्योंकि देखा भी गया कि चुनाव से पहले कैसे काफ़ी उनके वीडियो वायरल हुए। कई वो इसके पहले भी विवादित बयानों से जाने जाते हैं। दिल्ली जब दंगा हुआ उसमें उनकी अहम भूमिका मानी जाती है, ऐसा वहाँ के लोगों का आरोप है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें तो कहा यह भी जा रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी की जो सीटें हैं जो एक तरफा मानी जा रही थी वो काफी मुश्किल नजर आ रही है। और कांग्रेस भी देखा गया कैसे पूरी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हालांकि अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो जो समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख अखिलेश यादव वो भी खुद वहां पर जाकर रैलियां की। लेकिन अभी भी अगर हम सबसे ज्यादा हॉट सीट की बात करें तो अलका लांबा जहां से चुनाव लड़ रही हैं उसकी मानी जा रही है। फिर अगर हम मनीष सिसोदिया की बात करें, क्योंकि जिस सीट पर मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं उस सीट पर जो विधायक थे वो ऑलरेडी कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन इस बार वो पाला बदलकर भाजपा के सीट पे भाजपा के टिकट से वो उम्मीदवारी पे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। वही अगर हम एमआईएम की बात करें तो वो भी दो सीटों पे पूरी तरह से अपनी जोर कसी हुई है। और वहां पे भी कहा जा रहा है कि शायद अमरतुल्ला खान की जो सीट है वो शायद इस पर बरकरार न रहे। अगर हम ताहिर हुसैन की बात करें तो उनके भी पक्ष में कहा जा रहा है कि शायद वहां के जो तस्वीर है वो कुछ और भी हो सकती है। लेकिन अभी तक हम वहां पे अगर बात करें तो कुछ जो मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि वहां पे आपके जो है वो 62 सीटें आ सकती हैं, यानी 62 सीटें आ सकती है। और वही अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा की
8 सीटें बताई जा रही है। हालांकि एग्जिट पोल है, एग्जिट का भी फैक्ट होता नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि क्योंकि आज 5 तारीख को है, आज वोटिंग हो रही है, अब 8 तारीख को नतीजे शाम तक साफ हो पाएंगे कि वहाँ दिल्ली की जो सल्तनत कह लिया फिर जो गद्दी है वो किसके सर पे चढ़ती है। बिल्कुल सही हो। जिस तरह से हमने बात की कि उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है और वहीं तमिलनाडु के रोड में भी उपचुनाव हो रहा है, इन सब चीज़ों जब हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह आपने भी एक बात दोहराई कि पिछली बार भी जब चुनाव हुए थे तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिसपे जो चुनाव आयोग है उसने संज्ञान लिया, लेकिन देर में लिया। उसको जो काम पहले करना चाहिए वो काम लेट किया जाता है यहाँ पे। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली चुनाव की, दिल्ली में जो है क्या बोलते हैं, वोटिंग हो रही है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तरह से लोगों से वादे कर रहे हैं, लोगों के साथ जा रहे हैं। हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या और जो पार्टियां बसारी हों, उन सब ने वादे किए हैं। ये वादे जनता से इलेक्शन के वक्त किए जाते हैं। इलेक्शन हो जाने के बाद उनमें से कई ऐसे वादे होते हैं जो पूरे नहीं हो पाते, जिसको लेकर के जनता जो है फिर सवाल उठाती है, तो उसको कुछ और ही बोला जाता है। अगर कोई मीडिया चैनल उसके बारे में सवाल उठाता है तो उसको एक दूसरी पार्टी से रिलेट कर दिया जाता है कि आप उस पार्टी के समर्थक इस वजह से ऐसा काम कर रहे हैं। अगर कोई बीजेपी के अगेंस्ट आवाज़ उठाता है तो वो कहा जाता है कि आप जो है इस देश से गद्दारी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें चलती। लेकिन वही महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की मायावती सरकार ने लाडली बहन योजना को लेकर एक नई शर्त रखी है। लाडली बहन योजना के तहत अब वो महिलाएं पात्र नहीं होंगी जिनके पास गाड़ी होगी। कार मालिक महिलाओं को अब लाडली बहन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जानकारी में बता दें कि लाडली बहन योजना को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने अगस्त 2024 में शुरू किया था। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी। चुनाव परिणाम के बाद ये बात कही जा रही थी कि नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति की जीत में इस योजना की भूमिका अहम है। तो जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे आपसे कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो लोग, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं या लीडर्स होते हैं, वो नई नई अपनी स्कीमें लोगों के सामने रखें, नए नए वादे करते हैं। बहुत सारे वादे ऐसे होते हैं जो पूरे हो जाते हैं, कई सारे वादे ऐसे होते हैं जो पूरे नहीं होते हैं। अभी एक ऐसा फेज़ बनाया गया था क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना जो थी उसके फेज़ पे चुनाव लड़ा गया। एकनाथ शिंदे के फेज़ पे चुनाव लड़ा गया और उसके बाद जब आप चुनाव जीत गए, एकनाथ शिंदे साइड में बैठ गए, डिप्टी सीएम हो गए। और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो स्कीम है इसके तहत जिनके पास कार है उनको ये पैसा नहीं मिलेगा। 1500 रुपये की बात की गई थी। लेकिन आप शायद एक चीज़ देखिए कि जब महायुति जीती है उस वक्त बीजेपी के या महायुति के भी लीडर्स का यही कहना था कि लाडली बहन योजना नहीं हमें जिताया है, और आज सबसे पहले फिर लाडली बहन योजना पे ही कैची चली है। इससे क्या साबित होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वादा करती, इस तरह से हम बात करें 2014 के, तो मोदी जी ने भी वादे किए थे बहुत सारे, वो वादे भी पूरे नहीं हुए। तो जिस तरह से अगर बीजेपी या जो इनका गठबंधन होता है बीजेपी का, जिस तरह महायुति है या एनडीए गठबंधन है, ये लोग जो वादे करते हैं इन पे जनता विश्वास करे या ना करे। देखिए, जनता विश्वास करे या ना करे वो तो इलेक्शन के बाद खुद तय हो जाता है। बीजेपी के पास क्या एजेंडा है जिससे जो वहाँ की जनता है उस अपने वादे को वहाँ की जनता को लुभाने में पूरी तरह से असफल रहती है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि जो लाडली बहन योजना है वो काफ़ी प्रभावित हुए वहाँ के लोग, और यही वजह है कि आज महाराष्ट्र में बीजेपी गवर्नमेंट चला रही है। अगर हमने झारखंड में भी देखा कि कैसे वहाँ पर भी महिलाओं को लेकर जो वहाँ के अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने भी एक अलग पहल शुरू की थी जिसकी वजह से आज झारखंड में उनकी सरकार है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो अब उन महिलाओं को झटका लगा है जिनको लग रहा था कि लाडली बहन योजना के तहत हमें भी 2100 रुपये जो देने की बात की गई थी वो मिलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर यही है कि अब हर महिलाओं को नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि बीजेपी ने इसमें कुछ फैक्ट क्लियर किए हैं, कुछ इसमें बातें कही गई जिसमें ये कहा गया है कि अगर किसी महिला के पास 4 पहिए हो या फिर उनकी इनकम 2.5 लाख रुपए हो या फिर ट्रैक्टर हो तो उनको इस जो ये जो नई योजना है उसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से आपने चुनाव के दरमियान आपने ऐलान किया कि हम हर महिलाओं को लाडली बहन योजना के तहत जो पैसे है वो देंगे, तो उसी वक्त आपने ये क्राइटेरिया क्यों नहीं बताया? इसके मतलब आपने पहले लोगों को लुभाने की कोशिश की और अब आपने दायरा सीमित कर दिया, धोखा दिया।
वही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कोरोना महामारी आने से पहले गाड़ी ली थी, लेकिन महामारी के बीच उनकी नौकरी चली गई। अब वह उस गाड़ी की EMI भर पाने में स्थिति में नहीं है, वो नहीं भर पा रही है। ऐसे लोगों के पास कार तो है लेकिन नौकरी या आय नहीं, ऐसे लोगों को अयोग्य कैसे ठहराया जा सकता है? तो इनका भी सवाल जायज़ है, क्योंकि अब गाड़ी घर के सामने खड़ा होना इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास इनकम ज़्यादा हो। तो अब जो बीजेपी है उस पर जो वहाँ की महाराष्ट्र कांग्रेस सरकार है वो पूरी तरह से उन पर पलटवार कर रही है। इसी बीच खबर ये भी है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं और उनकी जो वहाँ पे टाइमिंग है, कहा यह जा रहा है कि 12:30 बजे के बाद फिर वहाँ से वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। 1 घंटे का वहाँ पे उनका प्रोग्राम था। अभी जो खबर सामने आई है कि जो उन्होंने जो संगम में उन्होंने डुबकी लगाई है और उसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि वहाँ पे जो साधु संत हैं उनसे वो मिलेंगे। हालांकि हमने देखा कि कैसे कुंभ के मेले में भगदड़ हुई, तमाम तरह की बातें की गई और आज दिल्ली में जबकि चुनाव हो रहे हैं वहां पे वोटिंग हो रही है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या जाना और संगम में डुबकी लगाना, इससे क्या साबित होता है? देखिए, ये हमेशा देखा गया है कि जब एक जगह चुनाव हो रहा होता है तो नरेंद्र मोदी जी एक कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिससे जो मतलब एक क्या कहें, जो एक नेशनल मीडिया है या दिल्ली नोएडा वाला जो एक मीडिया है उसके सारे कैमरे उधर ही होते हैं। जी बिल्कुल। दिल्ली चुनाव हो रहा है, आज ही नरेंद्र मोदी जी जो है डुबकी लगाने गए हैं। इसको लेकर के खबर ये भी आई थी पहले कि हो सकता है ये डुबकी ना लग पाए क्योंकि वहाँ पे VVIP कल्चर को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं, जाहिर है वो जाएंगे ही। और इस पे इलेक्शन कमीशन के पर कई सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, कई पार्टियां इल्ज़ाम लगाती हैं कि जिस दिन भी कहीं भी वोटिंग हो रही हो उस दिन किसी भी लीडर को इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए, ना कोई पब्लिक रैली करनी चाहिए कहीं और, या फिर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि लोगों का ध्यान भटके। अगर आपको यही काम करना है तो आप कल भी कर सकते थे, कल 4 तारीख थी, कल तो कुछ नहीं था दिल्ली में, कल तो सब आराम से बैठे हुए थे, कल कर सकते। लेकिन नहीं, मोदी जी को हमेशा कैमरा फेस करना बड़ा अच्छा लगता है। उनका ये है कि हमारी फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए, बाकी लोग देखे जाएंगे। और जिस तरह से कुंभ में जो घटनाएं हुई थी, कुंभ की घटना को लेकर के कल जो है संसद में अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने साथ ही साथ एक चीज़ और कही थी। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम जो हमने जो यहाँ पे बयान दिया है अभी, उन्होंने जो वहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक वो बताया था, संख्या बताई थी। कह लेंगे इससे अगर जो अभी यूपी की गवर्नमेंट जो संख्या बता रही है वो संख्या और हमारी संख्या में आप देखिए कितना फ़र्क है। उन्होंने कहा कि हमारी संख्या में अगर थोड़ी बहुत भी गलती होगी या हमारी संख्या बिल्कुल गलत बैठी तो मैं MP से इस्तीफ़ा दे दूंगा, सांसद सीट से इस्तीफ़ा दे दूंगा। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और कही कि इसमें जो है जो कुछ मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं जो कि इस चीज़ को बड़ा बढ़ावा देते हैं कि हिंदुत्व हमारा जो है पूरे विश्व में लहराए, तो ये चीज़ अच्छी है। लेकिन फिर भी उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि मीडिया ने इतना प्रचार किया, कुंभ का इतना प्रचार किया, लेकिन वहीं जब ये चीज़ें सामने आई तो मीडिया वाले उसको दिखाने के बजाय कुछ और ही दिखा रहे थे। जिस तरह से आप देखें कि जितने भी बड़े चैनल्स हैं उनके बड़े बड़े एंकर सारे जो है वो कुंभ में गए, कुंभ की कवरेज की वहाँ पे जा कर के, और जो कि एक जो वहाँ पे धार्मिक एक चीज़ें करनी होती हैं वो सारी चीज़ें की, अपनी प्रैक्टिस पूरी की। उसके बाद फिर उस चीज़ पे इतनी बातें हुई। लेकिन कुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसको लेकर के हमेशा जब से भगदड़ हुई यही कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी और कुछ मीडिया चैनल्स की तरफ से भी कि यह अपोजिशन की साजिश है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ ये बताए शायद कि जब अपोजिशन की साजिश होगी तो अपोजिशन किसी भी धार्मिक उसमें ऐसा क्यों करेगा? नहीं, पहले ही कहा जा रहा था कि कुछ सोशल मीडिया, खुद जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने ये कहा था कि ऑपोजिशन चाहती थी कि ऐसी भगदड़ हो और उनको एक मौका मिले। हालांकि अगर हम कुंभ की बातों पे अगर गौर करें, कुंभ की हिस्ट्री देखें तो पिछले बार भी जो कुंभ उसमें हादसे हुए, लेकिन उस हादसे को वैसे छुपाने की कोशिश नहीं की गई जिस तरह से इस बार हादसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि एक साथ 3 जगह भगदड़ हुई। कई ऐसे मीडिया रिपोर्ट में बाकायदा इसको पब्लिश किया गया है, लेकिन वही कई ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स में इसको छुपाने की कोशिश की गई है, ऐसा आरोप लोग लगा रहे हैं, यहाँ तक कि विपक्षी दल भी लगा रहा है। हमने देखा कि कैसे एक तरफ भगदड़ हुई, वहाँ पे पहले जो वहाँ की पुलिस प्रशासन है वो दबाने की कोशिश की। सुबह तक वहाँ के जो पुलिस हैं उनका बयान आया था कि कोई भगदड़ नहीं हुई, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन फिर उसके बाद पुलिस की तरफ से ये बयान दिया जाता है कि इस भगदड़ में
30 लोगों की मौत हुई है। वही अगर हम संगम के दूसरे तरफ की बात करें तो वहां पे लोगों का कहना था कि यहां पर भी भगदड़ हुई है, और खुद वहां पे एक इंटरव्यू में देखा गया कि बगल में एक चाय की टोकरी, उसने कहा कि मेरे खुद आंखों के सामने 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से एक तरफ पुलिस प्रशासन जो है उसको दबाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि महकुम की बात करें तो शुरू से ही कहा जा रहा था कि जो वीवीआईपी जो वहां पे ट्रीट दिया जा रहा है उसकी वजह से काफी वहां पे जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनको दिक्कत हो रही है। और तब तक ये बात नहीं मानी गई जब तक वहां कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जब वहां पे हादसा हुआ उसके बाद से जो वीआईपी कल्चर है उसको रोक दिया गया। अगर हम दिल्ली की बात करें तो अभी की जो खबर सामने आई कि वहां पे दिल्ली में जो प्रियंका गांधी है और वायनाड से जो सांसद है, उनकी जो पूरी परिवार है पति रॉबिन वाड्रा के साथ, वो उन्होंने मतदान दे दिया है और वो मीडिया से मुखातिब हो रही है। अगर दिल्ली की बात करें तो वहां पे लगातार और जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो वहां पर जाकर वोटिंग कर रहे हैं और अभी से रुझान सामने आने शुरू हो गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। बिल्कुल सही है। जिस तरह से आज दिल्ली में चुनाव हो रहा है, आपने बोला कि प्रियंका गांधी वाड्रा की पूरी फैमिली ने मतदान किया है, वहीं एक खबर और ये भी है कि दिग्गज अभिनेता और टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा अक्सर अपने बयानों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरते रहते हैं। वहीं एक बार फिर उन्होंने नॉनवेज और यूसीसी को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि नॉनवेज पूरे देश में बंद होना चाहिए, प्रतिबंध लगाने की वकालत की। उन्होंने कहा है कि इस पे प्रतिबंध होना चाहिए। वहीं यूसीसी को लागू करने का समर्थन किया है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा है कि भारत में क्षेत्रीय मतभेदों की वजह से इस तरह के नियम को लागू करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि देश भर में यूसीसी को लागू करने में आने वाली दिक्कतों पर राजनीतिक मतलब जो देश की राजनीति उससे अलग हटकर सर्वदलीय चर्चा करनी चाहिए। साथ ही उत्तराखंड में यूसीसी के सफल क्रियान्वयन की उन्होंने तारीफ भी की। तो इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक लीडर जो पहले बीजेपी में थे, उसके बाद वो अभी इस वक्त जो है टीएमसी में और सांसद में हैं, लेकिन अब उनका इस तरह से बीजेपी के ही जो लीडर्स होते हैं उन्हीं की बातों में हाँ मिलाना कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी बज रही है। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अभी जो है जो चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में, उसमें भी वोटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश की वोटिंग में ये कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, कुछ पुलिस वाले जो हैं आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं जिस पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि चुनाव आयोग को इस पर अलर्ट रहना चाहिए और अलर्ट रह करके ही ये काम हो सकते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दे इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।